आइए चलते इसी क्रम में बढ़ते हुए अपना एक और क्वेश्चन आया है हमारे सामने, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। 12 वस्तुओं की लागत मूल्य, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या है, 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। समझाया कि नहीं? ठीक है। जबकि हाँ बराबर है। चलो यहाँ तक पहले इसको बना लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9 बटा 12 बोले तो 3 बटा 3 तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में हमें क्या आता है, हमें आता है मतलब प्रॉफिट आता है। ये हमारा प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट हुआ। जबकि 8 वस्तु पर दी गई छूट, जबकि 8 वस्तु पर दी गई डिस्काउंट, 8 दी गई छूट, 8 वस्तु पर होने वाला लाभ, 8 वस्तुओं पर होने पर प्रॉफिट का लाभ, होने वाले लाभ के बराबर है, ये बराबर है। अब यहाँ पर हम इसके इक्वेशन बनाएंगे। डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इक्वल टू 8 अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 8 होने पर बराबर है। तो हमें पता है कि यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर हमें डिस्काउंट तो हुआ है 1 का और प्रॉफिट भी हुआ है यहाँ पर 1 का, और यहाँ पर हमें कितना हुआ है, यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट 1 हुआ, तब ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें बना देना है कि देखो सेलिंग प्राइस मतलब सभी में कॉमन होता है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस, ये होगा हमारा मार्केट प्राइस। देखो हमेशा सेलिंग, जब भी आप मतलब एक चार्ट बनाएंगे ना तो सेलिंग प्राइस हमेशा बीच में रखेंगे, इससे आपका मतलब कि आपका चार्ट बढ़िया बनेगा और फिर प्रश्न भी आपके मतलब कि समझ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 4 सेलिंग प्राइस हमारा 4 है और कॉस्ट प्राइस हमारा है 3। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस 3 है। सेलिंग प्राइस 3 है, हाँ कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है। और फिर मार्केट प्राइस फिर क्या होता है, डिस्काउंट कितना है हमारा 1 है, मतलब क्या है डिस्काउंट 1 है, मतलब है कि इसमें मतलब कि -1 की डिस्काउंट है, ये हमारी डिस्काउंट मतलब यहाँ पर कोई ऐसा संख्या था जिससे हमने 1 घटाया 4 आ गया, तो वो संख्या 5 ही हो सकता है, ये तो कैसे पाएंगे, वो संख्या 5 ही हो सकता है जिससे हम 1 घटाए 4 आएगा। तो मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर बोलते हैं डिस्काउंट 1 है तो मतलब कि है यहाँ पर -1 डिस्काउंट। अब अगर होते हैं और यहाँ बोलते हैं प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ बोलते हैं +1 किया, प्रॉफिट यहाँ पर 1 किया, तो मतलब 3 से 1 में 4 आ गया, यहाँ पर +1 की प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पूछना है छूट प्रतिशत क्या है, तो बस मैं यही बोलना चाह रहा था कि यहाँ पर 4 से मतलब कि ये मतलब हमें यही 5 हमें ज्ञात रहते हैं। हमें पता है कि डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट होता है डिस्काउंट यूनिट अपॉन कॉस्ट प्राइस पूरे हाइडर है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट यूनिट कितनी है -1 और फिर कॉस्ट प्राइस मतलब कि मार्केट प्राइस शुद्ध होता है, डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट यूनिट अपॉन मार्केट प्राइस गुणे 100, ये फॉर्मूला होता है। तो मार्केट प्राइस कितना 5 गुणे 100, तो यहाँ पर अगर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा डिस्काउंट बराबर 20% इज इक्वल टू योर डिस्काउंट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पर। ओके, आइए जल्दी इसी क्रम में बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 और 900 रुपए है। पहले इतना देख लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य मतलब कि मार्केट प्राइस कितना दिया है, क्रमशः 720, पहले क्रय मूल्य 720 और अंकित मूल्य 900 रुपए, ठीक है 900 रुपए। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x, जब इसे डिस्काउंट होना है, डिस्काउंट है हमारा x% की छूट पर बेचा जाता है तो इससे तो 5x अपॉन 3% लाभ होता है, तो प्रॉफिट होता है 5x अपॉन 3% का लाभ होता है। तो x का मान कितना है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू बाटी की वैल्यू हो गया। तो आपको पता होगा इसलिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आप सभी को याद होगा कि एक फॉर्मूला बहुत ही याद आता है, यूज होता है मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट हो या लॉस हो और बटा 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। बस हमें यहीं पर सभी वैल्यू रखना है और यहाँ पर आगे यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा। मार्केट प्राइस 900 है, कॉस्ट प्राइस 720 है और यहाँ पर हमारा है प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट है 100 प्लस में 5x अपॉन 3% की हमारी प्रॉफिट है और यहाँ पर डिस्काउंट है हमारा कितना है x% की हमारी डिस्काउंट है। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़े, ठीक है चलिए करते हैं।
इसको 0 0 का 18 18 18 छठे 18 चौक 72 18 पंचे 90 5.4 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एलसीएम ले ले क्या? हाँ ले लेते हैं 300 प्लस में 5x/3 ये परसेंटेज गया काम करो इसका तो 100 माइनस में x। अब यहाँ पर काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो त्रिज्या गुणा होता है ना वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर सकते हैं 5 में इसको यहाँ पर त्रिज्या गुणा करेंगे तो 5 गुणे 100 माइनस में x इक्वल टू 4 गुणे 300 5x/3 ओके। यहाँ पर 5 से 5 माइनस में 5x इक्वल टू 4 तिहाई 1200 धन है 5 चौक 20 है अपान 3। अब देखो क्या कर सकता है, इस 3 को भी हम यहाँ पर गुणा करेंगे। यहाँ पर नीचे 1 मानता है तो यहाँ पर हम 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 3 जो है ना ये तो आकर यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब 3 इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1500 माइनस में 15x इक्वल टू 1200 प्लस में 20x। अब एक काम x को एक तरफ ले जाते हैं और बाकी हो जाता है 1500 में से 1200 घटेगा इक्वल टू 20x धन 15x। तो एक 35x इक्वल टू मतलब को यहाँ पर है कितना 12 में से 15 में से 12 में 3 तो मतलब कि हमारा आएगा x बराबर हाँ सही जा रहा है x बराबर होगा 300/35 यानी कि 5 छठी 5 7 35 60 का 7। और अगर हम 60 को 7 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 8 सही 4/7% डेली जीरो राइट ए यानी आंसर। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए इसी क्रम में पढ़ते हुए हमें एक अलग से प्रश्न लेते हैं। ये यदि एक वस्तु को 25% में अधिक पर अंकित किया जाता है तो हम यहाँ पर एक बनाएंगे चार्ट उसी के अकॉर्डिंग। देखो कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस यही चार्ट आप यहाँ पर अपने पास याद रख लीजिए। यदि एक वस्तु को 25% अधिक पर अंकित किया जाता है, मान लो कि कॉस्ट प्राइस 100 है, हमेशा माना जाता है 100 है तो 25% अधिक पर अंकित किया जाता है मतलब कि 25% अधिक पर अंकित जाता है तो 100 के मतलब 25% कितना होगा 125 होगा इतने पर अंकित किया जाता है। और 12% छूट पता मतलब कि छूट अगर हमेशा की जाती है उस सेलिंग प्राइस पर हमेशा छूट दी जाती है मतलब मार्केट प्राइस का छूट हमेशा सेलिंग प्राइस पर हमें दिखाता है। तो 125 का हमारा 12% कितना होता है बताइए कितना होता है 12%? 4 दिए 12 25 चौके 100 50 25 5 से 50 25 50 25 5 दिए 15 ये हो गया हमारे 15% की हमारे छूट हो गया। तो मतलब कितना हो गया सही मतलब 15 के भाई डिस्काउंट ये हमारे 110 में बेचा जाता है तो समझे कि नहीं मतलब है कि हमारे 15 की हमारी छूट हुई है डिस्काउंट। और अब देखो आपको पता है कि ये कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है। कहते हैं कि आपने जितने खरीदा और जितने बेचा उसके पीछे आपको मिलता है प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट मिला 10 का प्रॉफिट ये है हमारा प्रॉफिट। अब ये बोल रहा है कि और 12% की छूट प्रदान किया तब हो गया तो रुपये 108 का लाभ अर्जित होता है लाभ 108 का जबकि हमें देखो प्रॉफिट 10 है जबकि दिया 108 वास्तव में हमें दिया गया 108 और मतलब हमें क्या किया तो एक लीटर हमारा होगा 108/10 है ठीक है। तो प्रदान की गई छूट की राशि कितनी है तो छूट पूछ रहा है तो हमारा मतलब कि छूट जो है ना यही जो है छूट तो यही है ना 15% मतलब 15 की छूट है तो हमें वही पूछ रहा है कि 15 की छूट पूछ रहा है तो 108 × 10 × 15 ये 15 क्या है ये छूट है कि नहीं 15 छूट है तो हम इसको लिख सकते हैं कि छूट हुई हमारी। अब देखो यहाँ पर हम काट लेंगे 5 × 10 5 × 15 तो यहाँ पर 2 से 54 अब यहाँ पर काटेंगे 4 × 12 के वहां से जाने 162 रुपए की हमारी छूट हुई दैट इज और आंसर मिलते हैं अपनी प्रश्न में। आइए मिलते हैं अपने अगले प्रश्न में। शांत जल में नाव की चाल
30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक तरफ में 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, डाउन मतलब कि, और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मतलब धारा की चाल और डाउन की चाल। डाउन स्ट्रीम मतलब कि नाव की गति। शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अप स्ट्रीम मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें दिया गया है तो प्रत्येक क्रम से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी। टाइम दिया गया हमारा 5 मिनट में, 5 मिनट में धारा के अनुकूल मतलब तय की दूरी। हमें पूछ रहा है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है। बताओ कैसे ज्ञात करते। हमारा होता है एक फॉर्मूला होता है, ये हम लगाएंगे d बराबर d1 धन d2। मतलब है कि कई दूरी मतलब दोनों दूरियों मिलाकर के हमें दूरी बनेगी। तो d1 मतलब कि d1 के जगह पे हमारा डाउन स्ट्रीम है और d2 के साथ मतलब अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में हम क्या बोलते हैं, दोनों चालों को जोड़ देते हैं। तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणे समय, होता है कि नहीं, ये भी होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया कि चाल हमारा देखो एक दूरी चाल है, अब स्ट्रीम और फिर मतलब डाउन स्ट्रीम दूरी चाल है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 30 धन 6 किलोमीटर प्रति घंटा और मतलब गुणे समय हमारा 5 मिनट और प्लस में यहाँ पर अब स्ट्रीम के लिए घटा देंगे 30 माइनस 6 गुणे 5। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये काम करना है, ये है मतलब कि ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये भी होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको भी घंटे में बनाने के लिए ये मिनट में, इसको भी घंटे बनाओ ना, तो 60 से भाग देंगे। यहाँ पर मतलब 5 मिनट था, अब इसको मिनट से घंटे में बनाने के लिए मतलब हमें 60 भाग देंगे, ये भी मिनट था। और अगर इसको मिनट से अगर घंटे में बनाना है तो यहाँ पर से मतलब 60 भाग देंगे। अब देखो आगे 30 है 36 गुणे 5/60 प्लस में 30 में 6 गया 24 गुणे 5/60 और फिर 12 पंचे 60 बारह हैं 36, 12 पंचे 60 बारह हैं 36, 5 से 5 घट गया और फिर ये कितना है 60 है 60, 12 पंचे 60 12 दूनी 24, 5 से 5 घट गया मतलब 3 + 2 बराबर 5 किलोमीटर। कितना आया 5 किलोमीटर। दैट इज राइट आंसर। ये दूरी ये निकाला ना डिस्टेंस 5, दैट इज राइट आंसर। मिलते हैं अगले प्रश्न। आइए चलते मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 68, 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो देख लेते हैं 68 और फिर ये क्या है 102 था। 68 और 102 के बीच में डिफरेंस कितना है 34 का है कि नहीं। 8 12 2 6 3 9 1 10 और फिर 102 और फिर 136 के बीच में कितना है 34 का है कि नहीं। तो यहाँ पर मतलब है कि अब देखो इन दोनों के बीच में मतलब कि कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो HCF होगा वो भी हमारा 34 ही आएगा। दैट इज योर राइट आंसर। वाह भाई वाह, मन गए है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा दिमागी है। दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्त है, एलसीएम उनके मात्र समावर्त है, एचसीएफ का 45 पूरा है, यानी कि एलसीएम बराबर एचसीएफ का 45 पूरा है। ठीक है, तो एलसीएम अपान एचसीएफ बराबर 45/ये, इतना समझाया। तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 1518 है। बोल रहा है कि एलसीएम और फिर एचसीएफ का योग 1518 है। तो एक काम करते हैं, ए भी एलसीएम ए भी एचसीएफ है, हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 46 आएगा है कि नहीं। एलसीएम 45 है, एचसीएफ 1 है, एलसीएम और एचसीएफ जोड़ेंगे 46 आएगा। लेकिन वास्तव में हमें दिया गया है 1518 इन रियलिटी, मतलब वास्तव में ये तो हमें वास्तव में दिया गया प्रश्न में। तो हमारा एक अगर हमें याद करना है,
एक यूनिट हमारा ज्ञात करना है 1518 भागे 46। यहाँ पर एक यूनिट हमारा आएगा 33 के। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक यूनिट 33 का है, एक यूनिट 33, तो यहाँ पर भी एक यूनिट है, मतलब कि अभी हमारा एक यूनिट 33 गुना है, ये हमारा 33 गुना है कि नहीं। जब वो बोल रहा है कि एक यूनिट 33 है तो भी तो एक यूनिट 33 है, तो मतलब एक यूनिट का ऐसे भी है, तो एक यूनिट जब ये 33 हो सकता है तो ये भी तो यहाँ पर फिर 33 पूरा कर सकता है कि नहीं। तो हमारा होगा 45 गुणे 33, ये क्या है, ये तुम्हारा है एससीएम, ये तुम्हारा आ गया एससीएम 33, और ये तुम्हारा आ गया एलसीएम। ठीक है, हमें पता है कि दो संख्याओं गुणनफल मतलब कि सूत्र होता है n1 गुणे n2 इक्वल टू एलसीएम गुणे एससीएम, है ना। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं क्या होता है कि यदि उन संख्याओं में से एक संख्या को 16 से विभाजित देता है, 16 से विभाजित किया जाता है तो फिर भागफल 18 बचता है और फिर शेषफल 9 बचता है। तो यहाँ पर एक संख्या की बात कर रही है, अगर यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है, कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, ये हमारा प्लस में 9। अब एक बार पढ़ लो, यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है, मतलब भाजक मतलब 16 है, और भी मतलब कि और फिर तो भागफल 18 और शेषफल 9, तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो फिर दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरी संख्या बोले तो n2 हमें ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर n1 हमारा निकालना है। तो n1 बराबर होगा 16 गुणे 18 प्लस में 9 जोड़ेंगे, 16 गुणे 18 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 288, 288 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 297, 297, ये हमारा n1 आ गया। तो अभी मैं पूछ रहा है कि तो फिर दूसरी संख्या ज्ञात करना है n2 हमें ज्ञात करने के लिए n1 है 297 गुणे n2 गुणे एलसीएम हमारे कितना आया था, एलसीएम बोले तो 33 नहीं, एलसीएम बोले तो 45 गुणे 33 और एचसीएफ कितने हैं हमारे 33। देख लो एलसीएम हमारा 45 33, एचसीएफ हमारा 33, तो हमारा n2 आएगा 45 गुणे 33 गुणे 33 बटा 297। अब देखो इनको भाग देना है और फिर आ जाएगा इनको भाग देने को आपका हमारा आ जाएगा n2 इक्वल टू 164 165। थोड़ा टाइम लेकर हो सकता है भाग देगा, लेकिन आप अगर भाग देंगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मानना पड़ेगा। देखो 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी समय 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन 25 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई मीटर में क्या होगा। पता है कि मान लो कि ए है मतलब कि एक डिस्टेंस है और यहाँ पर से एक ट्रेन जा रही है, और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि उसी दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। देखो कितना पार करती है, उसी दिशा में चलने वाली एक ट्रेन है, मतलब ए मान लो कि ये है इसकी S1 और फिर ये देखो इसी के मान लो S2, उसी दिशा में चलने वाली इसको कितने पार करती है। कहते हैं कि समान चालें जुड़ती है विपरीत चालें घटती है। तो विपरीत देखो समान चालें अगर चल रही तो मतलब जुड़ी, तो विपरीत चालें घटती है उसी दिशा में चल रहा है, तो S2 विपरीत चालें घटेगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और इसकी चाल है हमारे तो 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो हमें बहुत सिंपल कोई लॉजिक लगाना नहीं है। यहाँ पर हमारा दिया गया है S1 बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 बराबर 34 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया है हमारा 25 सेकेंड। हमें पूछा क्या है, उनकी लंबाई या दूरी डिस्टेंस, दूरी मतलब वो भी मीटर में पूछा है। क्या समझे, देखो मान लो कि आपका एक रस्सी है, आपने एक रस्सी लेकर यहाँ तक मतलब कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह बांध दिया, तो ये क्या है, ये लंबाई है कि नहीं, ये रस्सी की लंबाई है।
और हम दूसरे शब्दों कह सकते हैं ये रस्सी की दूरी भी है, ये रस्सी की दूरी कितनी है, पता है लंबाई दूरी है, लंबाई और चाहे दूरी पा रहे हैं तो हमें पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, है ना, मतलब दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो दूरी बराबर क्या कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि देखो जब विपरीत चालें, जब मतलब जब विपरीत चालें होती है तो घटती है, तो यहाँ पर H2 माइनस में H1 ये लगेगा गुणे T। बस यही चीज कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि यहाँ पर विपरीत चालें को घटाना है, तो डिस्टेंस बराबर H2 कितना है मतलब 34, मतलब वो इन दिनों का डिफरेंस लेना है, 70 में से 34 गुणे 25, 25 क्या है 25 सेकंड है। लेकिन ये क्या है देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हमें इसको चेंज भी करना पड़ेगा अभी। तो डिस्टेंस बराबर 70 मतलब 34 का 6 और फिर मतलब क्या होगा बचा मतलब 6 मतलब 3 का 3 36 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 25 सेकंड। तो समझे कि नहीं, हमें इसको क्या पूछा है मीटर में याद कीजिए, और यहाँ पर हमें अभी मीटर में कोई आया नहीं ना, अभी मीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर 36 गुणे, हम यहाँ पर इसको मीटर में हम यहाँ पर अगर चेंज करें तो 5 में 18 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर मतलब कि ए तो हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, और ये होगा 25 सेकंड। अब देखो क्या होता है मतलब कि ये है सेकंड, सेकंड से सेकंड गया है ना, समझ आया कि नहीं। अब 18 दूनी 36, अब देखो यहाँ पे इसको हमें कर देना गुणा, मतलब ये होगा 5 दूनी 10 और फिर 10 को अगर 25 से गुणा तो 250 मीटर ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो हमारी दूरी होगी 250 मीटर, कितनी हो गई 250 मीटर। हमने इसको नीचे काट पीट करके देख सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये इसी क्रम में बढ़ते हुए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दो दिया गया है, क्या दिया गया राज की आय में 45,000 रुपए है, राज की आय। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं आय और एक तरफ लिख देते हैं व्यय। हमको पता है कि जो एक फॉर्मूला होता है आय बराबर व्यय प्लस में बचत, बोले तो सेविंग, स्पेंड और सेविंग मतलब का योग आय आपको होता है। तो बस निकलिए गया राज की आय 45,000 रुपए है, आय जो है ना ये आपको दिया है 45,000 रुपए, और उसका व्यय 33,000 है, उसका व्यय 33,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 20%, यदि उसकी आय में क्या करेंगे 20% की कमी है कि वृद्धि, उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि करेंगे, व्यय में 12% की वृद्धि, दोनों वृद्धि करना है हमको। अब देखो हमें ऐसा क्या करें कि दोनों में वृद्धि हो जाए, यानी कि 45,000 का हमें 20% यहाँ पर इंक्रीज करना है और यहाँ पर 33,000 का 12% इंक्रीज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 45,000 का हमें 20% कितना होता है वो निकाल लेंगे, फिर हम दोबारा 45,000 में जोड़ देंगे तो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो डबल 100 दो दिन का तो 45 दूना 90 और फिर एक 2 जीरो मतलब 9,000। तो मतलब कि ये जो है ना हमारा मतलब कि इसमें ये हमारा कितनी वृद्धि हुई है, तो हमारे 45,000 में हमें 9,000 की यहाँ पर वृद्धि हुई है। कितनी हुई है 0 9 5 14 4 1 54,000 की हमारे टोटल वृद्धि हुई है। और इसका 33,000 का 12%, 33,000 का 12% बोले तो 100 2 0 2 मिल गया। अब इसको कितने का 12 गुणे 33 कितना होता है 33 गुणा 12 396 3960, यानी कि 33,000 में 3960 ऐड करेंगे तो सिर्फ 36960, तो यहाँ पर 36960 रुपये इतनी हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है ओके, मैं इतना आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाँ तो आपको पता है कि आय बराबर तो व्यय धन बचा, और फिर यहाँ पर तो हमने आय की बात कर ली व्यय भी कर ली, मतलब आय की व्यय की लेकिन बचत की बात नहीं की। तो मतलब होता है आय माइनस में अगर व्यय करेंगे तो हमारा ये होता है बचत के बराबर। तो अब हमारा यहाँ पर आएगा क्या एक लाइन में बचत सेविंग होगा, मतलब कि अब इसमें से इसमें घटाओ कितना आएगा, आय में से व्यय घटाओगे कितना आएगा 45,000 में 33 घटाओगे 5 से 3 का 2 4 में 3 1 12,000 रुपये, और यहाँ पर कितना हो गया है मतलब कि 54,000 में से
अगर 36,960 रुपये हटाओगे कितना आएगा, हटाओ तो ये आएगा 17,000। हाँ 17,000, 17,040। हटा लो भाई, 0 से 0 10 में 6 गया 4, और अभी यहाँ पर 9, 9 से 9 गया 0, अभी यहाँ पर बचा 3, 3 में से मतलब एक हासिल किया, 3 में से 6 गया 7, और यहाँ पर ज़्यादा 4 में से गया 3। अब एक होता है, ये क्या है कि आपको पता है कि पहले इतनी आई थी, पहले इतना बड़ा था, इतने आई थी इतना बड़ा, इतने वजह से इतना बड़ा, तो ये भी कुछ बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ, कितना परसेंट बड़ा हुआ ये बताओ। ये भी कुछ बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ, ये हमारी नई बचत है। कितना बड़ा है ये, हमारी नई बचत है। नई बचत कितनी बड़ी है हमारे, 5,040 रुपये बढ़ी कि नहीं। देखो अगर इसमें 12,000 में से कितना जोड़ेंगे, 7,000 की 17,040 है, तो हम बोलेंगे 5,040 में हमें इंक्रीज हुई है सेविंग में। सेविंग हमारी इतनी इंक्रीज हुई है, तो हमारे हम लिखेंगे बचत में वृद्धि। बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि होती है कितना, 5,040 की वृद्धि हुई है, कितने 12,000 का, 12,000 का, तो इसका होगा कितना, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, बस वही पूछा था ना कि बचत में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, तो बचत में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है। तो मैंने बोला कि देखो पहले हमारा इतना बचत था, फिर यहाँ पर आगे बचत इतना हुआ, तो कितनी वृद्धि हुई, 5,000 की, कितने द्वारा 12,000 पर, तो 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 1 जीरो से 0 घटा, अब 5,000 को 5